बांकीपुर में व्यक्तिगत नेतृत्व काम आया, लेकिन पंचायत में हर गांव का अपना सामाजिक राजनीतिक समीकरण होगा। यही जन स्वराज की असली परीक्षा होगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी, आरजेडी और पीके की असली परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जनसुराज के मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह घोषणा कर पीके ने पंचायत चुनाव में बीजेपी, आरजेडी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। बड़ी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ती है। पंचायत चुनाव से ये पता चलेगा कि जेनजी किसके साथ खड़ा है। तो आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से, सर, पंचायत चुनाव को क्यों इतना अहम माना जा रहा है? भाई, इसलिए कि पंचायत तो बहुत मायने रखता है ना जी। राज्य निर्वाचन आयोग 2026 पंचायत चुनाव के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी कल पटना आ रहे हैं। जी। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कई कार्यक्रम भी है। तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के नए परिसीमन की अधिसूचना जारी होने लगी है और मौजूदा 8053 ग्राम पंचायतों के मुकाबले नई व्यवस्था में करीब 13,000 मुखिया चुने जाने की तैयारी है। बिहार में 20 से 29 वर्ष के करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। 1,63,00,000 के युवा वोटर्स हैं, मतलब जीएनजी। राज्य की करीब 58% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। आने वाले पंचायत चुनाव में इस युवा आबादी का मूड क्या रहने वाला है, उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। प्रशांत किशोर के बांकीपुर जीतने के बाद पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा का क्या असर होगा, एनडीए और आरजेडी के लिए जेएनजी कितना चुनौतीपूर्ण होंगे, ये पता पंचायत चुनाव में ही चलेगा। मतलब जेएनजी किसके साथ खड़े हैं, ये पता इसी चुनाव में लगेगा। बिल्कुल। देखिए, बांकीपुर तो एक शहरी सीट था, वहाँ प्रशांत किशोर जीत गए। ठीक है, जीत गए तो उनका मनोबल हाई है और जीत के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो जेएनजी का आंदोलन चल रहा है वो बड़ा फैक्टर है। अगर वो बड़ा फैक्टर है तो पंचायत चुनाव में बड़ा असर दिखाएगा। बिहार में 20 से बताया मैंने कि बिहार में 20 से 29 साल के 1,63,00,000 मतदाता हैं और यह संख्या 2025 के विधानसभा चुनाव के समय सामने आई थी। अब तो संख्या बढ़ी भी होगी। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष के भी 14 लाख मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। पंचायत चुनाव में युवा आबादी निर्णायक भूमिका में रहेगी। बिहार में करीब 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, यानी जेनजी, अल्फा उल्फा क्या जो कह लीजिए, जेन अल्फा। तो इसका मतलब है कि गाँवों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनकी राजनीतिक सक्रियता आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। पंचायत चुनाव उनके लिए पहला बड़ा अवसर हो सकता है और 2025 विधानसभा चुनाव में करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालने वाले थे। पंचायत चुनाव तक इनमें से बड़ी संख्या स्थानीय राजनीति को समझने और प्रभावित करने की स्थिति में होगी। यह वर्ग पारंपरिक वोट बैंक से अलग अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उम्मीदवार चुनेगा। जेएनजी तो ये थोड़ा है कि जाति, मजहब और दूसरे कारणों से चुनेगा, नहीं। उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर ही वो उम्मीदवारों को परखेगा और चुनेगा। अगर पारंपरिक रूप से जाति, मजहब और धर्म के नाम पर जेएनजी को उम्मीदवार चुनना होता तो प्रशांत किशोर को थोड़ा चुनता बांकीपुर में। जी सर, तो मतलब रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2025 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और बिहार के युवाओं की राजनीति में नौकरी लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे हुए थे उसमें शिक्षा और रोजगार युवाओं की प्रमुख प्राथमिकताओं में थी और पंचायत चुनाव में युवा सड़क, नाली, घर जैसे स्थानीय समस्याओं को लेकर वोटिंग तय कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती थी। बीजेपी को 20% से ज़्यादा, जेडीयू को 19% से ज़्यादा वोट मिले थे। दोनों दलों को मिलाकर वोट का शेयर 40% से ज़्यादा था। पंचायत चुनाव में यह सबसे बड़ा राजनीतिक आधार है और बीजेपी का वोट शेयर 2020 के 19.46 से बढ़कर 2025 में
20.45% तक हुआ था। जेडीयू का वोट शेयर जो पहले 15% से ज़्यादा था, अब 19% से ज़्यादा है। सीटों में भी बीजेपी 89 सीटों पर है और जेडीयू 85 सीटों पर है। यानी एनडीए के दोनों प्रमुख दलों का अपना अलग अलग वोट आधार मजबूत हुआ है। मतलब नीतीश कुमार का वोट बैंक भी बढ़ा है और बीजेपी का भी बढ़ा है पिछले विधानसभा चुनाव से लगता है। लेकिन वहीं बांकीपुर में बीजेपी चुनाव भी हार गई, ये भी तो दिखता है। तो ये सब जेनजी का असर है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है ना कि गांव में सरकार के काम और संगठन का फायदा एनडीए को मिलता ही है। जिसकी सरकार रहेगी उसको मिलेगा। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत सत्ता से के साथ जुड़ा होना, संगठन और सरकारी योजनाओं का नेटवर्क का होना है। पंचायत चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह तो होगा नहीं, लेकिन बीजेपी जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का नेटवर्क एनडीए समर्थन वाले उम्मीदवारों के पक्ष में काम करेगा। चुने गए जनप्रतिनिधि 2029 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मुखिया सरपंच बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि विधानसभा में एनडीए की 202 सीटों की जीत पंचायत चुनाव में सीधे ट्रांसफर हो जाए। पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होता है। यहाँ मतदाता मुखिया का काम, गांव में उपलब्धता और व्यक्तिगत संबंधों को देखकर वोट देता है। इसलिए एनडीए के समर्थन वाले मुखिया सरपंच जैसे पदों के प्रत्याशी का स्थानीय स्तर पर मजबूत होना जरूरी होगा। अगर उनकी छवि ठीक नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, तो सरकार होने का भी बहुत फायदा उनको नहीं मिलने वाला। जी सर, तो युवा वर्ग को अपने पाले में जोड़ने के लिए भी ये लोग की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। 2025 के विधानसभा चुनाव तक बिहार में 7,42,00,000 मतदाता थे। इनमें से 20-29 वर्ष के करीब 1,63,00,000 थे। यह युवा पीढ़ी नौकरी, शिक्षा, परीक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर ज़्यादा सवाल करती है। अगर युवा वोटर स्थानीय उम्मीदवारों में बदलाव तलाशता है तो एनडीए का पारंपरिक संगठन चुनौती में आ सकता है। जन सुराज जैसे नए विकल्प इसी खाली जगहों को भरने की कोशिश करेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23% वोट मिले थे। यह किसी भी एक पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक का शेयर था। मतलब आरजेडी को छोड़कर किसी भी एक पार्टी के पास इतना वोट बैंक का बड़ा चंक नहीं है। और ये कमाल है एमओआई समीकरण का। पार्टी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़कर 25 सीटें जीती थी। हार के बावजूद उसके पास राज्य भर में करीब 1,15,00,000 वोट मिला था। मतलब वोटर्स थे उनके साथ। बिल्कुल, वोट घटा नहीं, वोट बढ़ा, भले सीटें घट गई। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्रामीण, सामाजिक और पंचायत स्तर तक फैले पुराने राजनीतिक रिश्ते हैं। 2025 में भी पार्टी का वोट शेयर 2020 के 23% से लगभग बराबर रहा। यानी विधानसभा सीटें 75 से घटकर 25 हो गई, लेकिन मूल वोट आधार पूरी तरह से बरकरार रहा, खत्म नहीं हुआ। तो ये सवाल है। सर, तो ऐसे में तेजस्वी क्या रोजगार का मुद्दा बनाकर जेनजी को अपनी पार्टी में ला सकते हैं फिर से? देखिए, तेजस्वी यादव ने रोजगार और सरकारी नौकरी को लगातार अपनी राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की है। यह मुद्दा बिहार के युवा वोटरों की प्राथमिकताओं से सीधे जुड़ता है और पंचायत चुनाव में आरजेडी अगर नौकरी के साथ शिक्षा, पलायन और स्थानीय रोजगार को जोड़ती है तो वह अपने पुराने ग्रामीण आधार को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकती है। आरजेडी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ज़्यादा वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 25 सीटें क्यों जीता आरजेडी। विश्लेषण में वोटों के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित होने और उन्हें सीटों में बदलने में कमजोरी सामने आई है। पंचायत चुनाव में भी सिर्फ सामाजिक आधार काफ़ी नहीं होता है, मजबूत स्थानीय उम्मीदवार जरूरी होता है। अब ये देखना है कि तेजस्वी यादव क्या जेनजी के उम्मीदों पर खरा उतरने वाले उम्मीदवार का चयन करेंगे, क्या जेनजी को पसंद वाले मुद्दे उठाएंगे, तब तो साथ मिल सकता है। सर, तो ऐसे में जेनजी के लिए जनसुराज का विकल्प भी तो अब सामने है। बिल्कुल, तेजस्वी के लिए यही बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले तो तेजस्वी ही एकमात्र विकल्प थे, लेकिन आज की तारीख में जनसुराज एक बड़ा विकल्प के रूप में है और बीजेपी से नाराज युवा आरजेडी के समर्थन वाले प्रत्याशी को वोट नहीं देकर जनसुराज के साथ जुड़ सकता है और बांकीपुर सीट में यही हुआ है। तो शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अगर आरजेडी इन मुद्दों को स्थानीय युवा नेतृत्व उससे नहीं जोड़ पाती है तो जनसुराज जैसे नए विकल्प को जगह मिल सकती है।
बिहार में युवाओं के बीच रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, पलायन और बड़े मुद्दे हैं। 2023-24 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 10% के आसपास थी। कांग्रेस में राहुल गांधी अगर इन मुद्दों को पंचायत स्तर के स्थानीय सवालों से जोड़ती है तो जेएनजी के बीच अपनी अलग जगह बना सकती है। राहुल गांधी लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। सर, तो ऐसे में क्या जेनजेट का जो वोट बैंक है जेनजी लोग का, वो सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए आएगी? नहीं, देखिए, बीजेपी के विरोध करने से जेनजी का वोट बैंक के पक्ष में हो जाने की गारंटी नहीं है। युवा बीजेपी से नाराज हो तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस को वोट दे दे। उसके सामने आरजेडी और जनसुराज जैसे विकल्प भी हैं। 2020 और 29 वर्ष के करीब 1,63,00,000 मतदाता हैं और 25 साल से कम आबादी का करीब 58% हिस्सा कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर है। लेकिन इसे वोट में बदलने के लिए स्थानीय युवा नेतृत्व चाहिए। प्रशांत किशोर ने बाकी पूर्व उपचुनाव में 63,203 वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार को 44,250 पर सिमट दिया। जीत का अंतर 18,953 वोट से का रहा। आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,000 पर सिमट गई और तीसरे स्थान पर चली गई। यह जनसुराज की पहली बड़ी चुनावी जीत है और पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रमाणिक राजनीतिक प्रमाण भी है। तो जनसुराज की राजनीति में रोजगार, शिक्षा, पलायन जैसे प्रमुख मुद्दे प्रमुख रहे हैं। बांकीपुर जीत के बाद भी प्रशांत किशोर ने युवाओं के रोजगार पर फोकस किया है। तो क्षेत्र में 2 साल में 10,000 निजी नौकरियां दिलाने का वादा किया है। पंचायत चुनाव में यही एजेंडा युवाओं को लुभा सकता है। मतलब कि पंचायत चुनाव में जनसुराज की असली परीक्षा होगी। बिल्कुल, जनसुराज और आरजेडी दोनों की परीक्षा होगी। जनसुराज की ज्यादा इसलिए क्योंकि जनसुराज पहली बार सफल हुआ है चुनाव में। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीता है। तो पंचायत चुनाव में वो क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा। बांकीपुर शहरी विधानसभा सीट है। यहाँ उपचुनाव में मतदान सिर्फ 34% हुआ था और यहाँ मिली जीत से पता नहीं चलता कि पूरे बिहार के ग्रामीण वोटर इसी तरह वोट देंगे या नहीं। पंचायत चुनाव में जनसुराज को अलग अलग सामाजिक समीकरण साधने होंगे। हजारों गाँव में ऐसे स्थानीय प्रत्याशी देने होंगे जिन्हें लोग पसंद करते हों। पंचायत चुनाव में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता अकेले पर्याप्त नहीं होगी। अगर करीब 13,000 मुखिया चुने जाते हैं तो पार्टी को बड़ी संख्या में मजबूत स्थानीय उम्मीदवार और कार्यकर्ता चाहिए। बांकीपुर में व्यक्तिगत नेतृत्व काम आया, लेकिन पंचायत में हर गांव का अपना सामाजिक राजनीतिक समीकरण होगा। यही जनसुराज की असली परीक्षा होगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।